नमस्कार, मैं सारिका पंकज। कालजयी कहानियों के क्रम में अगली कहानी लेकर आई हूँ इस्मत चुगतई की लिखी हुई जवानी। जब लोहे के चने चब चुके तो खुदा खुदा करके जवानी बुखार की तरह चढ़नी शुरू हुई। रग रग से बहती आग का दरिया उमड़ पड़ा। अल्हड़ चाल, नशे में गर्क, शबाब में मस्त, मगर उसके साथ साथ कुल पाजामे इतने छोटे हो गए कि बालिश्त भर नेफा डालने पर भी अटंगे ही रहे। खैर, उसका तो एक बेहतरीन इलाज है कि कंधे जरा सा आगे ढलका कर जरा सा घुटनों में झोल दे दिया जाए। हाँ, जरा चाल कंगारू से मिलने लगेगी। बाल हैं कि काबू में ही नहीं, लटें फिसली पड़ती हैं, बाल बहे जाते और मांग तो गायब। अगर माँ 8वीं रोज कड़वा तेल छोड़कर मेढ़िया न बांधी तो जिंदगी अजीरन हो जाए। वो मुंह लिए कंगूरों के तबाक की तरह मुंडा मुंडा लगने लगता है, पर बालों से तो जान छूट जाती है, जैसे किसी ने सर घोट के बालों के बवाल से ही निजात दिला दी हो। न जाने ये में कैसे फूले फूले बाल गर्दन पे छोड़ के जीती हैं। और पाँव तो जैसे फावड़ा, क्या जल्दी जल्दी बढ़ रहा है। अगर ऐसी रफ्तार से बढ़ा तो सिल बराबर हो जाएगा, अंगूठा जैसे कछुए का सर। और भी थी बहुत सी बातें जो अकेले में बैठकर जन्नों को सताती। आईने में नाक देख के बस कै आने लगती। ये डबल निगोड़ा जैसे खूंटा। सज्जों की शादी हुई तो ये बड़ी सी नथुनी पहनी थी उसने। क्या प्यारी सी नाक है, गुड़िया जैसी। और जन्नों के खूंटे पर तो नथुनी भी शर्मा जाएगी। जब उसकी शादी होगी तब बिजली गिरे ऐसी नाक पर, उसने सोचा। इस पर शबरती भैया आए थे। कैसे गौर से उसका मुंह तक रहे थे। भला इन्होंने काहे को ऐसी नाक कहीं देखी होगी। जन्नू ने जल्दी से कुछ पूछने के बहाने नाक ओढ़नी से छुपा ली। शबराती भैया झेंप गए, समझे होंगे बिगड़ जाएगी ये। काश वो सुलोचना होती या माधुरी का कजन ही सही। अल्लाह मियाँ का उससे क्या जाता, कुछ टोटा तो आ न जाता उसके खजाने में। अगर जरा वो गोरी ही होती और कामचोर कारीगर जरा ध्यान से उसे ढंग का बनाते तो क्या हाथ सड़ जाते उनके। वो आंखें बंद करके बहुत से फरिश्तों को खटाखट इंसानी पैर गढ़ते देखने लगती। काश वो गढ़ी जा रही थी तो फरिश्ता के बगल में फोड़ा ना निकला होता। बापू के जब फोड़ा निकला था तो 1.5 महीना की खाट गोड़ी थी और खुरपैया थक न हिलाई थी। उसका ख्याल माँ की तरफ भटक गया। खपरेल में न जाने दिन में कई घंटे ऐंठती। पिछले चंद महीने से उसका पेट निहायत खौफनाक चाल से बढ़ रहा था। वो खूब जानती थी कि ये फूलना खाली इल्लत नहीं। जब कभी माँ पर ये बवाल छा जाता है, एक आध बहन या भाई रात भर में रें करने और उसके कूल्हे पर रोने को आन मौजूद होता है। मक्खियां बस दोपहर को सताती हैं, इस कान से उड़ाओ दूसरे पे आन मरे। वहां से उड़ी तो नाक पर तनतनाए, वहां से नोचा तो आंख के कौए में घुस जाती हैं। 2 घड़ी भी न हुई कि दुपट्टा के छेद में से यलगार बोल दिया और ऊपर से माँ टकराई। मौत पड़े तेरे सोने पे, उठ, शबराती को रोटी दे। गर्दन पर से मैल की बत्तियां छुटाती छींके भरती चलती। बाहर पत्थर पर शबराती भैया लाल चार खाने का अंगोचा भींच रहे थे। छपाछप से मैली मैली बूंदें उछलकर उनके अधमिची आंखों और उलझे बालों पर पड़ रही थी। वे रोटी रुख के पास ही घुटने पर ठोड़ी रख के गौर से उन्हें देखती। उनके सीने पर कितने बाल थे, घने पसीने में डूबे हुए। जीना घबराता होगा, वो सोचने लगी। कैसी खुजली पड़ती होगी। उनके कसे हुए रानों की मछलियां हर छपाके के साथ उछलती थीं। शबराती भैया अंगोछा टट्टी पर फैलाकर रोटी के बड़े बड़े निवाले साग की कमी का गीला करते हुए निगलने लगे। पानी, उन्होंने सूखी रोटी के निवाले को गले में जकड़ते हुए कहा और जन्नू ने घबरा कर उन्हें कटोरी पकड़ा दी। जल्दी से खा लो, कटोरी मांझ के यहीं धर देना, हमें कुट्टी करने को पड़ी है। वो गरूर से उठी। हम कर देंगे कुट्टी, शबराती रोटी के किनारे खाते हुए बोला। तुम खेत जाओगे, वो चलने लगी। खेत भी जाएंगे, वो भी गुरूर से एक डकार लेकर बोला। ओह, न रहने दो, वो चली।
कहते हैं तुझसे कुट्टी नहीं होगी, वैसे ही कोई चोट चपेट आ जाएगी, शबराती ने प्यार से डांटा। शबराती को क्या उनके आने से पहले वो कुट्टी किया करती थी कि नहीं? ऐसी भी क्या चोट चपेट? छप्पड़ में जाकर उसने रूपा और चंदन को प्यार से 2-4 घूंसे लगाने और उन्हें कोने में चुपचाप खड़ा रहने की ताकीद करके खुद कुट्टी के गट्टे को बटोर कर गड्डियां बनाने लगी। झेप हटो, हम कुट्टी कर दें। शबराती ने फिर डकार लेकर चने के साग का मजा लेना शुरू किया। वो इतरा कर गड़ासा संभाल कर बैठ गई, गोया उसने सुना ही नहीं। तुझसे एक दफा कहो तो सुनती ही नहीं। ला इधर गड़ासा। वो गड़ासा छीनने लगे। नहीं, वो बनने लगी और कुट्टी शुरू कर दी। तो लियो अब। वो अपनी फूंकनी जैसी मोटी मोटी उंगलियां गड़ासे के नीचे बिछाकर बोले, ले अब करो कुट्टी, मार दो। हटाओ कि हम सच्ची मार दें। वो गड़ासा तौल के बोली, जैसे सचमुच मार ही देती। मार, तेरे कलेजे में बूता हो तो मार के देख। और जो वो मार ही देती, कचर कचर सारी उंगलियां पिस जाती। ये क्या बात थी? कोई जबरदस्ती थी उनकी? अब मारती क्यों नहीं? शबराती भैया ने आंखें झपकाई और उनकी मूंछों वाला मोटा सा होठ दूर तक फैल गया। गड़ासा छीन लिया गया और जन्नो खिसिया गई। न जाने उसके सख्त और खुदरे हाथों को इस वक्त क्या हो गया, किस कदर छोटे और नर्म मालूम देने लगे। उसे मालूम हो गया कि सीने पे पसीना में डूबे हुए घने बालों से जी क्यों नहीं घबराता और फुकनी जैसी उंगलियां कैसे फुर्तीली हो जाती हैं। जन्नों का बस चलता तो वो उनके भूखे कुत्तों को अपनी बोटियां भी खिला देती। मगर कितना खाते थे उसके जरा जरा से बहन भाई। वो मोटी से मोटी रोटी ख्वाह जितनी ही जली और अधकचरी क्यों न हो, चुटकियों में हजम कर जाते। क्या ऐसा भी कोई दिन होगा जब उसे रोटी न थोपनी पड़े? रात भर माँ आटा पीसती और इस भद्दी औरत से हो ही क्या सकता है। साल में 365 दिन में किसी न किसी बच्चे को पेट में लिए कूल्हे पर लादे या दूध पिलाते गुजारती। माँ क्या थी, एक खजाना थी जो कम ही न हुआ था। कितने ही कीड़े उसने नालियों में कुश्ती लड़ने और गजालत फैलाने के लिए तैयार कर लिए थे, पर वैसी ही ढेर का ढेर रखी थी। आखिर वो दिन भी आ गया जबकि रात के ठीक 12 बजे माँ ने भैंस की तरह डकरना शुरू कर दिया। मोहल्ला की कुल मुआज्जिज बीवियां ठीकरे और हांडियों में बदबूदार चीजें लेकर इधर से उधर दौड़ने लगीं। मोटी दोहर को बछड़े की रस्सी की मदद से खपरेल के कोने में तान कर माँ को लिटा दिया गया। बच्चों ने मिनमिनाना शुरू किया और आने वाले से बड़ा बच्चा पछाड़े खाकर गिरने लगा। बापू ने सबको निहायत अजीब अजीब रिश्ता कायम करने की धमकी देकर कोने में ठूंस दिया और खुद माँ को निहायत पेचदार गालियां देने लगा, जिनका मफहूम जन्नो किसी तरह न समझ सकी। सबराती भैया को एक गालियां जुएं वगैरह को देकर भैंसे वाले छप्पर में जा पड़े, पर जन्नो माँ की चिंघाड़े सुनती रही। उसका कलेजा हिला जाता था। मालूम होता था कोई माँ को काटे डाल रहा है। औरतें न जाने उस पर्दे के पीछे उसके संग क्या बेजा हरकत कर रही थी। जन्नो को ऐसा मालूम हो रहा था जैसे माँ का सारा दुख वही उठा रही है, गोया वही चीख रही है और एक नामामूल दुख की थकन से वाकई वो रोने लगी। सुबह को वो एक सुर्ख गोश्त के लोथरे को गूदर में रखा देखकर कतई फैसला न कर सकी कि इस मुसीबत और दुख का माकूल सिला है या नहीं जो माँ ने गुजस्ता शब झेला था। पता नहीं माँ ने दूसरी गजालत के साथ साथ उसे चीलों के खाने के लिए कूड़े के ढेर पर रखने की बजाय उसे कलेजे से क्यों लगा रखा था। जाड़ों में भैंसों के गोबर की सड़ांध और बची कुची सानी की बू के दरमियान फटे हुए गूदड़ में इस सिरे से उस सिरे तक जीव ही जीव लेट जाते। फटी हुई रुई के कुट्ठल और पुरानी बोरियां जिस्म के करीब घसीटकर एक दूसरे में घुसना शुरू कर देते ताकि कुछ तो सर्दी दबे। इस बेअसर और समानी में भी क्या मजाल जो बच्चे निचले बैठे। रसूलन हुंगवा की टांग घसीटती और नत्थु मोती के कूल्हे में काट खाता और कुछ नहीं तो शबराती ही घसीटकर इतनी गुदगुदी करता कि सांस फूल जाती। वो तो जब माँ गालियां देती तब जरा सोते। रात को वो अफरा तफरी पड़ती कि किसी का सर तो किसी का पैर, किसी को अपने जिस्म का होश न रहता। पैर कहीं तो सर कहीं और। बाज वक्त अपना जिस्म पहचानना दुश्वार हो जाता।
रात को किसी की लात या घूंसे से चोट खाकर या वैसे ही इतने जिस्मों की बदबू से उकताकर अगर कोई बच्चा चूं भी करता तो माँ डायन की तरह आंखें निकाल कर चीखती और फरियादी बिसुर कर रह जाता। और जन्नो तो सबसे बड़ी थी, मगर जन्नू को खूब मालूम हो गया कि सीने पर कितने ही बाल हों और बगल में से कैसी ही सड़ांध आए, जी बिल्कुल नहीं घबराता। मोरी का कपड़ा कीचड़ में क्या मजे से लौटता है और उसमें बात ही ऐसी क्या थी। जब दोपहर को माँ बच्चे को जन्नू को देकर दाई से पेट मलवाने कोठरी में चली जाती या अपने सहेलियों से कोई निहायत ही पोशीदा बात करनी होती तो भैया को गोद में लिटा कर न जाने क्या सोचा करती। वो उसका छोटा सामना चूमती, मगर उसका जी मितलाने लगता। पिलपिला सड़े हुए दूध की बू वो सोचने लगती कि कब वो 6 फुट ऊंचा चौड़े बाजुओं वाला जवान बन चुकेगा और फिर वो उसकी छोटी छोटी मूंछों और फुकनी जैसी मोटी उंगलियों का तसव्वुर करती। उसे यकीन न आता था कि कभी यही खमीरी गलगला लकड़ी का खंभा बन जाएगा। कुएं पर नहाते हुए नीम बरहना गुंडों को देखकर वो अपने अधमरे भाइयों पर तरस खाने लगती। काश यही बढ़ जाएं। इतना खाते हैं फिर कचरिया सा पेट फूल जाता है, और वो भी सुबह को खाली। मुहर्रम पर शबराती भैया अपने घर चले गए। रात को बच्चे पहले ही दुदकार में सो जाते, पर जन्नो पड़ी पड़ी जागा करती। वो सरक सरक के किसी बच्चे से बेइख्तियार होकर लिपट जाती। शबराती भैया कब तक आएंगे अम्मा? उसने एक दिन पूछा माँ से। बैसाख में उसका ब्याह है, अब तो ससुराल ही रहेगा, माँ गेहूं फटकती हुई बोली। अरे, उसे किस कदर हैरत हुई। घसीटे चाचा के ब्याह में बस क्या बताया जाए, क्या मजा आया था। रात रात भर बस गाना और ढोल, सुर्ख टोल की दुपट्टिया वो किस शान से 8 दिन तक ओढ़े फिरी थी। जभी तो शबराती भैया ने उसके क्या जोर से चुटकी भर ली थी और वो घंटों रोती थी। फिर वो सोचने लगी कि ब्याह में वो कौन सा कुर्ता पहनेगी। लाल ओढ़नी तो वैसी धरी थी। फिर ब्याह तो अभी दूर था, पर न जाने उसे क्या हो गया था। वैसे तो कुछ नहीं, बस जी था कि लौटा जाता था। अगर पिछवाड़े इमली का पेड़ न होता तो फिर भूखी ही मर जाती। कैसा जी भारी भारी रहता। माँ उसके झोंटे पकड़ पकड़ कर हिलाती, पर हर वक्त नींद थी कि सवार रहती। पानी भरते में उसे कई दफा चक्कर आ गया, और एक दफा तो वो गिर ही पड़ी थी दहलीज पर। नाजो की कमर लचक जाती है, माँ ने 72 मारकर कहा, और अपना सा पीला चेहरा देखकर तो वो खुद डर जाती। वो यकीनन मरने वाली हो रही थी। कुबड़ी बुढ़िया से मरी थी तो कई दिन पहले धड़ाम से मोरी में गिरी और बस घिसटा ही करती थी। अरे ये तुझे हो क्या गया है रांड? माँ ने उसे पजमुर्दा देखकर पूछ ही लिया, और वो उसे बेतरह टटोलने लगी। जन्नो के बहुत गुदगुदी हुई। हरमजादी, ये किसका है? उसने चोटी उमेट कर कहा। क्या? जन्नो ने डर से पूछा। अरे यही तेरी करतूत, बच्चा बनती जाती है, मुर्दार हरामखोर। उसने जन्नो को इतना मारा कि 2.5 सेर घी फेंकने पर भी न मारा होगा, और खुद अपना सर कूट डाला। अरे मुर्दे खोर, बता तो आखिर कुछ। वो थक कर जन्नो को फिर पीटने लगी, और फिर उसने न जाने क्या क्या पूछ डाला। वहां था ही क्या। रात को उसने बाप की गालियां और मार डालने की धमकी सुनकर जोर से घुटने पेट में अड़ा लिए और खाट पर औंधी हो गई। पर उसे बड़ी हैरत हुई थी कि वो साथ साथ शबराती भैया को क्यों गड़ासे से काट डालने की धमकी दे रहे थे। बैसाख में तो उनका ब्याह होने वाला था, जिसमें वो सुर्ख दुपट्टा ओढ़कर उसका गला भर आया। ये थी कहानी इस्मत चुगतई की, यानी इस्मत आपा की लिखी हुई। 21 अगस्त 1915 को पैदा हुई थी और 24 अक्टूबर 1991 को दुनिया से रुखसत हो गई। उनका जन्म उत्तर प्रदेश के बदायूं में हुआ था। वो लिखती तो समाज की स्याह सच्चाई पे आबरू होकर सबके सामने नाचने लगती। इसलिए इस्मत आपा को उर्दू साहित्य की सबसे विवादास्पद पर प्रमुख लेखिका में गिना जाता है। उनकी कहानियों की औरत माटी की मूरत नहीं, एक जीती जागती औरत है। आपा ने भारतीय महाद्वीप की महिलाओं के सवालों को नए सिरे से उठाया। वो फिल्मों से भी जुड़ी रहीं। उनकी पुण्यतिथि पर साहित्य तक पर मैं सारिका पंकज उनकी जवानी नाम की कहानी के साथ आपसे रूबरू थी।
साहित्य तक विश्व साहित्य की कालजयी कहानियों के साथ आपसे लगातार मुखातिब हो रहा है। कहानियों के इस सेक्शन में आप किस तरह की कहानियां सुनना चाहते हैं, हमें भी बताएं। इससे हमें आपकी रुचि की कहानियों के साथ उपस्थित होने में सुविधा होगी। धन्यवाद।